एनालिसिस करने में। और आज के वक्त में अगर आपको एनालिसिस करना है तो आपको तीनों चीज़ें आनी चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस भी आना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस भी आना चाहिए एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी आना चाहिए, और मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस भी आना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा एक सबसेट है इन्वेस्टिंग का। तो अब डेटा इतना सारा हो गया आपके पास में, आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी करना है, टेक्निकल एनालिसिस भी करना है, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस भी करना है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करना है। तो ये बहुत सारा बड़ा एक डोमेन हो गया जिसमें आपको अपने आप को स्पेशलाइज करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी टफ फॉर अ कॉमन मैन हु इज़ डूइंग हिज रेगुलर जॉब। So if someone who is doing his regular job want to invest his money in stock market, तो उसको क्या करना होगा? He has to take the help of technology, simple। तो टेक्नोलॉजी की हेल्प लेना है तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके हेल्प से वो इन्वेस्टिंग को ईजी बना सकता है? तो राइट नाउ तो सबसे पॉपुलर जो चैट जीपीटी, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जनरेटिव एआई इज़ गेनिंग ट्रैक्शन ऑल ओवर वर्ल्ड। तो अगर जनरेटिव एआई जैसी टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो जनरेटिव एआई का मतलब है कि यू कैन जनरेट रिजल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा। आपके पास जो भी डेटा अवेलेबल है उसके बेस पे आप रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। तो क्यों ना हम स्टॉक मार्केट का डेटा लेके भी रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं, है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट का डेटा लेंगे तरह तरह की जगह से। मे भी हो सकता है वो टेक्निकल का डेटा हो, मे भी हो सकता है फंडामेंटल का डेटा हो, मे भी हो सकता है टेक्निकल का डेटा हो, टेक्निकल का डेटा हो ना, और फंडामेंटल का भी डेटा हो सकता है। मेरी राइटिंग पे मत जाना। एंड क्वांटिटेटिव डेटा भी हो सकता है, और मैक्रो इकोनॉमिक डेटा भी हो सकता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो बेसिकली 4 तरह के डेटाज होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ डेटाज वी यूज इन स्टॉक मार्केट यूजुअली। तो बेसिकली हमको जिस सेगमेंट में डीप डाइव करना होता है वो तो ये चारों ही है। जो छोटा एरिया है वो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है, जिस पे बहुत कम फोकस करना होता है, बट मेजॉरिटी फोकस जो हमारा होता है वो फंडामेंटल एनालिसिस पर होता है। सेकंड हमारा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर, बिकॉज अगर आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन्वेस्टमेंट करना है तो क्वांटिटेटिव डेटा जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़े डेटा को समराइज़ करता है, यानी कि अगर आपको सिंपल सही तरीके में बताऊँ, एक स्टॉक सस्ता है या महंगा है ये आप ईजी तरीके से भी पता कर सकते हो। पी रेशियो, पैग रेशियो। अगर आप फंडामेंटल्स को देखने जाओगे तो मे भी हो सकता है, इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू चेक दैट द वेदर द स्टॉक इज चीपर और कॉस्टलियर और चीपर। सो अगर हम क्वांटिटेटिव डेटा पे जाते हैं तो हमारे लिए स्टॉक मार्केट या पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा, फर्स्ट हो गया फंडामेंटल एनालिसिस, सेकंड हो गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। थर्ड हम फोकस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस पे, और फोर्थ होगा हमारा लास्ट मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। अब बेसिकली इन चारों में क्या क्या आता है वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस से, बिकॉज सबका फेवरेट सब्जेक्ट यही होता है। जिनको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह, प्रॉफिट्स, P&L स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह, ये सब कुछ कभी ना कभी ये टर्म सुने ही होंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो है उसमें आप एनालिसिस करते हैं कंपनी के बिजनेस का। व्हाट्स द बिजनेस ऑफ कंपनी, व्हाट कंपनी इज डूइंग राइट नाउ, अभी वो क्या कर रही है, फ्यूचर में वो क्या करेगी, उसका मैनेजमेंट क्या करना चाहता है, उसके मैनेजमेंट के क्या फ्यूचर के प्लान्स हैं, और कंपनी के में भी फ्यूचर में क्या प्लान है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है। बिजनेस मॉडल मीन्स कंपनी एक्चुअल में करती क्या है। बिजनेस मॉडल का मतलब ये है कि कंपनी असल में करती क्या है, कि वो किस तरह से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो वो सारा प्रोसेस क्या है, और क्या वो बिज़नेस सस्टेनेबल है, वाइबल है। तो उसमें हम, तो इस तरह का एनालिसिस जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस। अब दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली टॉक्स अबाउट बिहेवियर ऑफ प्राइस ऑफ अ स्टॉक, मे बी प्राइस ऑफ अ स्टॉक, मे बी इंडेक्स और समथिंग एल्स। वो स्टॉक भी हो सकता है, वो इंडेक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट हम यहाँ पे जो भी फोकस कर रहे हैं वो स्टॉक, इंडिविजुअल स्टॉक। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम जिस चीज़ का एनालिसिस करते हैं वो है प्राइस का एक टाइम फ्रेम में एनालिसिस, मतलब प्राइस का बिहेवियर ऑफ प्राइस ओवर पर्टिकुलर टाइम, मतलब 1 साल में प्राइस का बिहेवियर क्या रहा, पास्ट 2 ईयर्स में प्राइस का बिहेवियर क्या रहा एक स्टॉक का, और पास्ट 3 ईयर्स में प्राइस का बिहेवियर क्या रहा, ठीक है। तो इस प्राइस के बेस पे हम लोग कैसे पता कर लेंगे कि भाई स्टॉक मार्केट कैसे ये स्टॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, वो बेसिकली वो टेक्निकल एनालिसिस में हम समझेंगे। तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। प्राइस के बेस पे हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि
हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये टेक्निकल एनालिसिस का एक सबसे बड़ा बेस है, यानी कि जो पास्ट में पहले हुआ है वो फ्यूचर में रिपीट होगा। सबसे बड़ा बेस जो है टेक्निकल एनालिसिस में वो यही है कि हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं, वी अज्यूम दैट कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, मतलब जो पास्ट में हुआ है वो फ्यूचर में होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है अगर स्टॉक की प्राइस ऊपर गई फिर से नीचे आई तो वो फिर से ऊपर जाएगी यहाँ तक, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि नीचे चली जाए। तो इस तरह से हम प्राइस का बिहेवियर का जब एनालिसिस करते हैं तो इसे टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। और ये तो हो गया प्राइस, इसके अलावा हम वॉल्यूम भी देखते हैं कि मतलब किस क्वांटिटी में, किस वॉल्यूम में जो स्टॉक है वो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम वन ओनर टू अनदर। तो ये बेसिकली हम पढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेस, एनालिसिस के अंडर में। ओके, सो अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, बिकॉज मैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस को थोड़ा सा आगे के लिए रखता हूँ। बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है जो इन्वेस्टिंग को बहुत ईजी बना देता है, टेक्नोलॉजी के इस दौर में इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ईजी बना देता है। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में बेसिकली हम पढ़ते हैं क्या, जीडीपी, यानी कि जीडीपी में बहुत डिटेल में नहीं जाना होता, जीडीपी करंट में कैसा कर रही है किस कंट्री की इकोनॉमी की, किस इकोनॉमी की जीडीपी कैसा परफॉर्म कर रही है, ग्लोबली जीडीपी कैसा परफॉर्म कर रही है। जैसे कि जीडीपी का ग्रोथ रेट इंडिया का क्या है, तो किस लेवल का जीडीपी परफॉर्म कर रही है। जैसे कि इंडिया की जीडीपी अभी 6.5 या 7% से ग्रो करेगी, या फ्यूचर में 7% है, उससे ज़्यादा ग्रो करने वाली है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट क्या है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट का मतलब है आरबीआई का रेपो रेट और फेड का, फेड के रेट के बारे में भी आपसे सुना। तो दो रेट जो हैं इंटरेस्ट रेट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। इसके अलावा इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन इंडिया में नापने का तरीका क्या है, इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर करने का तरीका है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इस तरह का डेटा बोलते हैं कि अगर सीपीआई अगर कंट्रोल में हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर कंट्रोल में हो, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में हो तो मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है, और इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा ना हो तो मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है, जीडीपी अगर अच्छी हो तो मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कैसी हो रही है, अगर उसकी जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का जो पेस है वो हाई है, बहुत तेज़ी से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या फिर उसकी पिछले साल की कंपैरिजन में मैन्युफैक्चरिंग की जो परसेंटेज है वो बढ़ गया है, लाइकली मतलब एक्चुअल में करंटली जो मैन्युफैक्चरिंग का इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट सर्विस का और मतलब एक होता है सर्विस का इंडेक्स, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। तो बेसिकली 53 या इसका एक रेंज होता है बेसिकली, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो उस रेंज के आसपास एक फेवरेबल जोन होता है, उसके आसपास अगर कोई कंट्री का इंडेक्स अगर है तो वो फेवरेबल है, अगर उससे नीचे जाता है तो वो अच्छा नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम देखने वाले हैं, अभी हमारा ये हो गया रुपी का डेप्रिसिएशन, रुपी कैसा परफॉर्म कर रहा है अगेंस्ट डॉलर। अब मैंने किसी और करेंसी के बारे में बात नहीं करी, बिकॉज डॉलर इज बिगेस्ट और लार्जेस्ट करेंसी ऑफ वर्ल्ड, बिकॉज हर एक कंट्री के पास में इस करेंसी का रिजर्व है, और जिस करेंसी का रिजर्व सबसे ज़्यादा होता है बाकी कंट्रीज़ के पास में, वही कंट्री वही करेंसी अपना डोमिनेंस बनाए रखती है। तो डॉलर का रिजर्व बाकी कंट्रीज़ के पास में सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए डॉलर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी है। तो हम डॉलर के अगेंस्ट में रुपी का परफॉर्मेंस देखेंगे लास्ट 1 ईयर 3 ईयर। तो अभी इसका रेट क्या चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे राइट नाउ 85 रुपीज़ पर डॉलर का रेट चल रहा है, तो हमने ये देख लिया। अब इसके अलावा ये कुछ ऐसे ऐसे मोटे मोटे फैक्टर हैं जो हम मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में देखते हैं, और बाकी हम थोड़ी बहुत चीज़ें और भी देख सकते हैं जियोपॉलिटिकल में, जैसे कि कोई वॉर तो नहीं हो रहा, या किसी कंट्री ने कोई ट्रेड वॉर जैसी कोई सिचुएशन खड़ा नहीं कर दी हो, जैसे किसी रेयर अर्थ मेटल या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ें जिसको किसी कंट्री ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे किसी कंट्री का बिजनेस या कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैम्पर होने वाली है, या ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे भी कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैम्पर होने वाली, तो उसका भी स्टॉक मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये इतना सारा डेटा है, इसको एनालाइज कैसे करना है वो बाद में समझेंगे धीरे धीरे। वी विल एनालाइज दिस डेटा विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके। तो अब हम जाने वाले हैं क्वान्टिटेटिव डेटा पर। क्वान्टिटेटिव एनालिसिस जो है ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने का तरीका, ठीक है। तो क्वान्टिटेटिव डेटा एनालिसिस में बेसिकली हम करते क्या हैं, ये बेसिकली क्या है, किसी बिजनेस का जो एक ब्रॉडर पिक्चर है, बड़ा पिक्चर, उसको छोटे वे में हम कैसे समझेंगे। मतलब कुछ ऐसे डेटा या ऐसे फिगर्स या ऐसे रेशियोज निकालते हैं जिसके बेस पर बिजनेस की एफिशिएंसी का पता करेंगे।
तो क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस में हम लोग पढ़ेंगे जैसे एग्जांपल के तौर पे पी रेशियो, ये पी स्टॉक का भी हो सकता है, इंडेक्स का भी हो सकता है, पैग रेशियो, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो, इसको पैग रेशियो बोलते हैं, यानी कि प्राइस अर्निंग को डिवाइड करेंगे ग्रोथ से तो पैग रेशियो आएगा। ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पैट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इस तरह के जो रेशियोज हैं उनके बेस पे हम जज करेंगे कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, ये ओवरऑल इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब मेजॉरिटी केसेस में हम लोग इस तरह के रेशियोज का एनालिसिस जो करते हैं वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं पर्टिकुलर स्टॉक का। अब जो सिंपल तरीका पड़ता है, जो सबसे आसान तरीका पड़ता है इन्वेस्टमेंट का, वो तो यही है कि हम एक सिंपल ETF ले लें या म्यूचुअल फंड ले लें, पर उसमें इतना रिटर्न हमको मिलता नहीं है कंपैरेटिवली। अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको रिटर्न ज़्यादा मिलता है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो जो सारा पोर्टफोलियो है वो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 100% आपके स्टॉक्स में ही इन्वेस्टेड हो या पूरे पोर्टफोलियो में सारे आपके स्टॉक्स भी हों। तो थोड़ा बहुत पोर्शन आपको फॉर सेफ्टी और सेफ्टी पर्पज़ के लिए आपको ETF या म्यूचुअल फंड में भी रखना चाहिए। अब ये थोड़ा सा अलग तरीका है जिसको मैं आगे थोड़ा समझाऊंगा कि हमें पोर्टफोलियो कैसे बनाना होता है। ये मैंने थोड़ा समझा दी किस तरह का एनालिसिस हम एक स्टॉक का एनालिसिस करने में हम लोग किस तरह से एनालाइज करते हैं स्टॉक को। अब हम थोड़ा सा डीप डाउन करते हैं कि अगर पोर्टफोलियो बनाना है, स्टॉक्स या किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना, अपना पैसा कहीं डालना, तो वो कैसे डालना है, थोड़ा सा मैं इस बारे में समझा देता हूँ। बिकॉज इंडिविजुअल स्टॉक एनालिसिस पे हम लोग जाएंगे वो थोड़ा सा इन इन्फॉर्मेशन के बिना थोड़ा अधूरा रहता है। तो हम सिंपली, हमारा तरीका होता है कि हम अपने पैसे को डिवाइड करते हैं। कैसे? सबसे पहले हम कोर पोर्टफोलियो बनाएंगे। कोर पोर्टफोलियो ये आपके पोर्टफोलियो मेन पार्ट होता है। सेकंड होता है, हालांकि मेन पार्ट तो सारे होते हैं, उसके बाद होता है सैटेलाइट पोर्टफोलियो। ठीक है, सैटेलाइट पोर्टफोलियो, सैटेलाइट समझाएंगे कैसे क्या होता है। थर्ड होता है आपका हेजिंग पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मीन्स ये पोर्टफोलियो का सब पोर्टफोलियो पार्ट है। ठीक है, और इसके बाद होता है चौथा कैश होल्डिंग, या बेसिकली इसे हम हेजिंग पोर्टफोलियो का भी पार्ट मान सकते हैं। हम बेसिकली जो हेजिंग पोर्टफोलियो है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या है, मतलब कुछ लोग कैश पोर्टफोलियो को जो है, कैश जो पार्ट होता है कैश होल्डिंग, इसको भी हेजिंग पोर्टफोलियो का ही पार्ट मानते हैं। बट इसमें यूजुअली आते हैं गोल्ड। ठीक है, इसमें आता है बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी कोई भी, या आपके डेरिवेटिव्स में लाइक कि ऑप्शंस वगैरह और फ्यूचर्स वगैरह। अब मैंने थोड़ी कॉम्प्लेक्स बात कर दी, बट डेरिवेटिव ऑप्शंस फ्यूचर्स पर मत जाओ, बिकॉज ये हम बाद में कभी समझेंगे इनको। गोल्ड, बिटकॉइन, क्रिप्टो और कैश होल्डिंग, मतलब आपके पास कैश होना जरूरी है। अब इनका प्रोपोर्शन कैसे होता है, ये है क्या, ये थोड़ा सा हम डीप में धीरे धीरे जाएंगे। तो कंपैरेटिवली हम पहले थोड़ा सा इनको कंपेयर कर लेते कि कितना प्रोपोर्शन किस आइटम का होना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। तो कोर पोर्टफोलियो जो होगा आपका, देखो आपके स्टॉक में जो भी प्रपोर्शन हो, आपके पोर्टफोलियो में जो भी प्रपोर्शन होगा इन आइटम्स का, वो मार्केट की सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, मतलब अप डाउन होता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला कोर पोर्टफोलियो जो है, मेन पोर्टफोलियो, कोर मतलब मेन, ये पोर्टफोलियो आपका वेरी करेगा फ्रॉम, इसका जो एवरेज रेंज होता है वो होता है 50%, पर ये वेरी कर सकता है मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग 20% से इवन 60% तक भी जा सकता है। एवरेज होता है 50%। जब आप स्टार्ट करोगे तो 50% से अपना पोर्टफोलियो बनाओगे, कोर पोर्टफोलियो। उसके बाद आता है सैटेलाइट पोर्टफोलियो, वो आपका होगा 30%, और मे भी हो सकता है ये आपका 0% से लेके 50% तक भी जा सकता है मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब बाकी जो हेजिंग पोर्टफोलियो है, कैश आपके पास ऑलवेज 5 से 10% होना ही चाहिए। 5 से 10% आपके पास कैश होना चाहिए। तो बचा कितना, 85, ऑलमोस्ट 10 से 15 के बीच का ये आपका हेजिंग पोर्टफोलियो होगा। अब इनका वेरिएशन, इनमें जो चेंज आएगा वो मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग आता रहेगा। ठीक है, समझ आया। तो कोर पोर्टफोलियो क्या होता है, सैटेलाइट पोर्टफोलियो क्या होता है, और हेज पोर्टफोलियो क्या होता है,
कैश होल्डिंग क्या होती है, ये सारे अपने मेन पोर्टफोलियो के पार्ट है, यानी कि सबसेट ऑफ पोर्टफोलियो। दीज 4 आइटम्स आर सबसेट ऑफ आर मेन पोर्टफोलियो। तो कोर पोर्टफोलियो में क्या होता है, बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा पार्ट जो कि ऐसा कि मतलब आपके मतलब इकोनॉमी या किसी भी चीज़ में कुछ भी हो जाए, लेकिन ये पोर्टफोलियो आपका रिटर्न आपको बना के ही देगा, कम रिटर्न बना के देगा लेकिन स्टेबल रिटर्न बना के देगा। सैटेलाइट पोर्टफोलियो क्या होता है, ये मार्केट की वोलेटिलिटी या मार्केट में, इसको बेसिकली हम अपॉर्चुनिस्टिक पोर्टफोलियो भी बोल सकते हैं। मतलब आपको मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो उसका आप बेनिफिट उठा के इस पोर्टफोलियो से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो बेसिकली ये कोर पोर्टफोलियो जो है ये वोलेटिलिटी को एब्जॉर्ब करता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है मतलब, और ये उस शॉक का बेनिफिट उठाता है। या सीधे तरीके से बताऊँ तो ये एक ऐसा पोर्टफोलियो होता है जो ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता, तो इसके रिटर्न्स का जो परसेंटेज होता है वो 15% या उससे ज़्यादा हो सकता है। और जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो है इसका रिटर्न आपका 20% या उससे ज़्यादा हो सकता है। अब सैटेलाइट पोर्टफोलियो में आपके जो स्टॉक्स या कुछ भी आइटम होंगे वो होंगे स्मॉल कैप स्टॉक्स या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या माइक्रो कैप स्टॉक्स भी हो सकते हैं। बेसिकली कोर पोर्टफोलियो जो है आपका कोर पोर्टफोलियो, मेन पोर्टफोलियो, जैसे कोर का मतलब अगर मैं समझाऊँ तो कोर पोर्टफोलियो जैसे मान लो अर्थ है, अर्थ आपका कोर है और सैटेलाइट आपका होगा मून। तो मून को हम एज ए सेकेंडरी होम देखते हैं ना फ्यूचर के लिए, ऐसे ही हम सैटेलाइट पोर्टफोलियो को एज ए सेकेंडरी पोर्टफोलियो जो कि हमारे पोर्टफोलियो के बूस्ट देगा, रिटर्न के लिए बूस्ट देगा, मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न हम लोग जनरेट कर सकते हैं, इससे हाई रिटर्न हम जनरेट कर सकते हैं। तो पूरे पोर्टफोलियो में अगर आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो अच्छा जनरेट करता है रिटर्न, मतलब अगर अच्छे स्टॉक्स उसमें हैं, तो पूरे पोर्टफोलियो का मेजॉरिटी रिटर्न जो जहाँ से आएगा ना वो आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो की वजह से आपका रिटर्न ज़्यादा होगा। पोर्टफोलियो का जो रिटर्न अप करेगा वो आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो का, तो उस कोर पोर्टफोलियो आपका एक मिनिमल रिटर्न जनरेट करेगा, मीडियम मतलब मीडियम रिटर्न मतलब 15% या 15-16-17% के आसपास। सैटेलाइट पोर्टफोलियो आपका 20% या 30% या उससे भी ज़्यादा हो सकता है रिटर्न जनरेट करें। ये मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी आती है उसका फ़ायदा उठाता है। अब हेजिंग पोर्टफोलियो बेसिकली क्या करता है कि इन इक्विटी वाले पोर्शन में, ये पोर्टफोलियो बेसिकली ये वाला ऊपर वाला इक्विटी पोर्शन है, इसमें स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और ETF जोड़ सकते हैं। और ये नीचे वाले हेजिंग पोर्टफोलियो में कोई भी इक्विटी नहीं होगी, स्टॉक्स वगैरह नहीं होंगे, इसमें गोल्ड होगा, बिटकॉइन क्रिप्टो वगैरह होगा या फिर डेरिवेटिव्स या ऑप्शंस फ्यूचर्स वगैरह हो सकते हैं। और नीचे वाला हो सकता है कैश होल्डिंग, आपके पास होना ही होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। इसका पोजीशन मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अगर मार्केट में कोई रिस्क वाला कंडीशन आया, वोलेटिलिटी हाई हुई, तो कैश होल्डिंग का रेशियो और 40% तक भी चला जाता है, 40% तक भी चला जाता है। अब हम ये देखते हैं कि ये हमने समझ लिया कि इस तरह से हमारे पोर्टफोलियो के सबसेट्स होते हैं। ये हमको पहले बनाने होंगे अपने सबसे पहले हमको पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, उसके बाद हमको सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, उसके बाद हमको एक हेजिंग पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा और एक कैश होल्डिंग भी अपने आप को रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारे मेन पोर्टफोलियो के सबसेट हैं 4। इसको अगर ये बोलें कोर पार्ट, सैटेलाइट पार्ट, हेजिंग पार्ट और कैश होल्डिंग पार्ट, तो इस तरह से हमको सबसेट बनाने पड़ेंगे। अब कोर पोर्टफोलियो हम क्या डालेंगे, कोर पोर्टफोलियो बेसिकली हम बनाते हैं स्टेबल पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए, जहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, ज़्यादा आपको रीशफलिंग ना करनी पड़े, बाय सेल ना करना पड़े। एक बार आपने खरीदा उसको आप लंबे टर्म के लिए होल्ड कर सको, 2, 3, 4, 5 साल या हो सकता है उससे ज़्यादा भी। तो बेसिकली इसमें हो सकता है आपके म्यूचुअल फंड्स हों या इसमें आपके ETF हों या फिर आपको इसमें आपके लार्ज कैप स्टॉक्स हों या मेगा कैप स्टॉक्स हों। ठीक है, तो कोर पोर्टफोलियो बनेगा स्टेबल स्टॉक से जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो या तो फंडामेंटली स्टॉक जो होते हैं वो मेगा कैप या लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, या फिर ETF जो है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होता है, वो बिकॉज वो कभी जीरो तो होगा ही नहीं ना, ऊपर ऊपर जाना उसे। म्यूचुअल फंड तो कोर पोर्टफोलियो जो आपका बनेगा वो स्टेबल एसेट से बनेगा। ठीक है, सैटेलाइट पोर्टफोलियो जो आपका है वो वोलेटाइल जो कि अपॉर्चुनिस्टिक एसेट हैं, जो मार्केट की अप डाउन या मोमेंटम का बेनिफिट उठाते हैं। तो इस तरह सैटेलाइट पोर्टफोलियो हम लोग बना सकते हैं किससे, स्मॉल कैप स्टॉक से, स्मॉल कैप स्टॉक से, या माइक्रो कैप स्टॉक्स भी हो सकते हैं, SME या MSME वगैरह के स्टॉक्स वगैरह हो सकते हैं। माइक्रो कैप स्टॉक्स, स्मॉल मिड कैप भी हो सकता है, यानी कि वो स्टॉक्स या ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट जिससे आपको आपके पोर्टफोलियो को एक बूस्ट मिलता हो, रिटर्न को बूस्ट मिलता हो। तो अगर सैटेलाइट पोर्टफोलियो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में अच्छा परफॉर्म करता है ना, तो आपके पोर्टफोलियो को ओवरऑल रिटर्न अच्छा आएगा। और अच्छा रिटर्न बेसिकली हम लोग बोलते हैं मोर देन 20%।
तो मोर देन 20% रिटर्न अगर आपको जनरेट करना है तो आपको सैटेलाइट पोर्टफोलियो पर दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको सैटेलाइट पोर्टफोलियो पर दिमाग लगाना पड़ेगा। जो कोर पोर्टफोलियो है आपका वो स्टेबल पोर्टफोलियो, उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो म्यूचुअल फंड या ETF से भी जनरेट म्यूचुअल फंड या ETF से भी हम लोग बना सकते हैं। बाकी रहा हेजिंग पोर्टफोलियो, वो गोल्ड, बिटकॉइन, क्रिप्टो, ये तो आपको खरीदना ही है, सिंपल है, बहुत ईजी है। कैश होल्डिंग का तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बैंक अकाउंट में कैश होल्डिंग करनी है, डेट वगैरह में आपको पैसा रखना है, डेट फंड वगैरह में पैसा रखना है। तो ये आपने समझ लिया कैसे हमने पोर्टफोलियो को सेग्रीगेट किया बेसिकली। अब हम बढ़ते हैं आगे। कि कोर पोर्टफोलियो वगैरह ये सब हमने पढ़ तो लिए, कहाँ पैसा डालना है, कैसे डालना है, क्या है। मैंने बात करी टेक्नोलॉजी की, पर क्योंकि टॉपिक बड़ा है तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी तक भी बढ़ेंगे हम लोग। ये सब कुछ हम टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ सारा, इसको ये सारा डेटा लेके हम टेक्नोलॉजी पर अप्लाई करेंगे। सॉफ्टवेयर से टेक लाइक जो मॉडर्न AI टूल्स हैं उन पर हम अप्लाई करेंगे तो सिंपली हमें जो रिजल्ट जनरेट करने में हमको इवन महीने भी लग सकते हैं एनालिसिस करने में, वो हम विदिन 15 सेकेंड्स में 20 सेकेंड में हम रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, मे भी हो सकता है 1 आवर भी लग जाए, डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ डेटा यू आर एनालाइजिंग। तो बेसिकली अब हम इसमें जाएंगे कि कोर पोर्टफोलियो हमने पढ़ा, कोर में पढ़ा कि ETF म्यूचुअल फंड से बनेगा, सैटेलाइट पोर्टफोलियो ये स्टॉक्स, स्मॉल कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप भी हो सकता है ना। तीसरा हमारा होगा हेज पोर्टफोलियो। हेज पोर्टफोलियो में तो क्या रहेगा, गोल्ड रहेगा, बिटकॉइन वगैरह भी रह सकता है और ऑप्शंस फ्यूचर्स वगैरह भी रह सकता है ना, ऑप्शंस फ्यूचर्स वगैरह भी हो सकते हैं। और चौथा तो हमको रखना ही है कैश। तो बेसिकली ये फिर से बनाने का रीज़न एक ही है कि आपको अब मैंने जो बना के छोड़ दिया है इसे बोलते हैं एसेट एलोकेशन, की पैसा आपको कहाँ डाल के रखना है। लेकिन ये एसेट एलोकेशन आपका फिक्स नहीं होना चाहिए, ये मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए। इसे बोलते हैं टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। तो आपको कुछ इस तरह की टैक्टिक्स लगानी पड़ेगी कि आपको पैसा मूव करना है, शिफ्ट करना है मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। देन हाउ विल यू मूव योर मनी इनटू दीज काइंड ऑफ एसेट्स। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे कि सपोज मार्केट की कंडीशन अच्छी है, यू आर अपॉर्चुनिस्टिक अबाउट द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ मार्केट एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट मार्केट विल गो अप। तो आप क्या करोगे, अपना पैसा मेजोरिटी फंड जो है ना वो सैटेलाइट पोर्टफोलियो मूव कर दोगे, बिकॉज आपको सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो को जो रिजल्ट्स या रिटर्न का जो ट्रैक्शन दिलाएगा वो होगा आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो। ठीक है, उसके अलावा आपका कोर पोर्टफोलियो जो है, अगर मार्केट अच्छा चल रहा है तो कोर पोर्टफोलियो आपका डाउनवर्ड मतलब कोर पोर्टफोलियो का जो प्रपोर्शन है वो धीरे धीरे कम होगा, वो शिफ्ट होगा इस सैटेलाइट पोर्टफोलियो में। यहाँ से हम कट करके सैटेलाइट पोर्टफोलियो मूव करेंगे। और दूसरा ये हेज पोर्टफोलियो है, ये तो ऑलमोस्ट इनमें तो 10-15% या कैश पोर्शन इतना ही रहता है, तो बेसिकली इनका भी थोड़ा बहुत प्रपोर्शन हम सैटेलाइट पोर्टफोलियो मूव करेंगे। बिकॉज सबसे ज़्यादा बेनिफिट और अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा जो आपको देगा वो तो सैटेलाइट पोर्टफोलियो ना। तो मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी है, बेनिफिट है, तो उसका आप बेनिफिट उठाओ और सैटेलाइट पोर्टफोलियो अपना पैसा मूव करो। ओके, तो ये तो होगी मार्केट अच्छा होने की बात। और न्यूट्रल बेस में तो हमारा जो मेन, अगर मार्केट न्यूट्रल है ना, आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो उस केस में तो आपको जो मेन सिस्टम था 50% वहाँ रखो, 30-40% इसमें रखो और बाकी का 15%, 5%, 10% नीचे वाले रखो, ये था। अब आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, अब आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो उस केस में आपको क्या करना है फ्यूचर, आपको सबसे पहले सैटेलाइट पोर्टफोलियो को छेड़ना है। सबसे पहले सैटेलाइट पोर्टफोलियो का पैसा निकाल के मार्केट का कंडीशन कितना आपको क्या कन्वेक्सिटी लगती है कि मार्केट ज़्यादा मतलब खतरनाक तरीके से, बुरे तरीके से नीचे जाएगा, उस केस में आपको क्या करना है, सैटेलाइट पोर्टफोलियो का मेजॉरिटी पोर्शन आपको निकाल के हेज पोर्टफोलियो में डाल देना है, फिर गोल्ड में डाल देना। ठीक है, क्या बिटकॉइन में भी थोड़ा बहुत आप बढ़ा सकते हो और कैश में भी आपको डालना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको मूव करना है कैश में, सबसे पहले आपको कैश में मूव करना है। वो कब मूव करना है कि मार्केट जब अपने मार्केट देखो प्रीवियस स्टेज में हमने बोला कि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अब वो अच्छा परफॉर्म करते करते काफ़ी ऐसे लेवल पे आ गया जहाँ पे आपको लग रहा है कि अब तो मार्केट अब गिरेगा। अब ये पता कैसे करना है, इसके भी बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, इसके भी तरीके होते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है कि आपको लगा कि मार्केट से रिटर्न अच्छे खासे जनरेट हो गए हैं, मार्केट काफ़ी ऊपर चला गया, वैल्यूएशन बहुत हाई हो गए हैं,
लेकिन मार्केट अभी गिरा नहीं है। सब तरफ यूफोरिया है कि मार्केट तो बढ़ चुका है, मार्केट बढ़ रहा है, बढ़ी जा रहा है, पता नहीं गिरेगा कि नहीं। उस टाइम पे आपको थोड़ा कोशिश हो जाना है और उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा पैसा शिफ्ट करके गोल्ड में डालते जाना, ये कैश में डालते जाना, कैश पोर्टफोलियो में आपको शिफ्ट करते जाना है। तो धीरे धीरे करके मार्केट वहाँ चला गया। अब आपको ऑलमोस्ट 40% तक यहाँ पे होल्डिंग ले आनी है। वो कैसे करोगे? सबसे पहले सैटेलाइट से मूव करोगे, थोड़ा थोड़ा कोर से मूव करोगे। तो अब आप यहाँ अब उसके बाद आपकी होल्डिंग यहाँ पे 40% हो गई। ये इंटैक्ट रहेगा। इनका जो होल्डिंग था ऑलमोस्ट जो 75% के आसपास था या 80% के आसपास था, उसका 40% यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 30-40%। तो टोटल इसकी होल्डिंग 40% के आसपास हो जाएगी। अब मार्केट गिरना शुरू हो गया, बिकॉज एक लेवल के बाद ऊपर जाने के बाद मार्केट पीक पर जाने के बाद तो उसे नीचे गिरना ही होगा ना। तो वहाँ से जब मार्केट गिरेगा तो गिरने से पहले ही आपने तो पैसा निकाल लिया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, आप कैश में आ गए। अब आपको कैश से पैसा शिफ्ट करना है गोल्ड में, क्योंकि जब मार्केट गिरता है, whenever there is a negative news in stock market, gold will always perform better than equity or any other kind of asset। ठीक है, तो गोल्ड या कैश जो 40% जो हो रखा था, इसको हमें शिफ्ट करके इसका 35% कैश शिफ्ट करके हम गोल्ड में कर देना। तो गोल्ड में अगले 15% 10% के आसपास था, गोल्ड ऑलवेज आपका 40% के आसपास हो गया। गोल्ड आपका 40% के आसपास हो गया आपको पोर्टफोलियो। हो सकता है 40-50 भी हो सकता है, बिकॉज गोल्ड कभी कभी देखो पिछले 10 साल में तो गोल्ड ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है ना, इतना अच्छा परफॉर्म किया है ना कि इक्विटी मार्केट में भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं है। तो गोल्ड के मोमेंटम का भी आपको बेनिफिट रहना है। तो आप कब उठाएंगे? जब मार्केट नेगेटिव वे में चल रहा हो। तो आपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो और कोर पोर्टफोलियो का सारा पहले शिफ्ट किया कैश में, और जब मार्केट नेगेटिव गिरने लगा या नेगेटिव न्यूज़ कोई आने लगी तो आपने शिफ्ट किया कैश का पैसा गोल्ड में। अब गोल्ड में आपका 40% हो गया और कैश में आपका 5% के आसपास हो जाएगा, तो 45 हो गया। बिटकॉइन वगैरह में जो भी बाकी अदर एसेट हैं उनमें 5% के आसपास, तो टोटल हो गया आपका 5 से 10% के आसपास, तो 45-50। इसके अलावा आपको इसमें जो इक्विटी में जो बचेगा वो आपका 40% या 30% 40% के आसपास आपको पैसा रहेगा, बाकी आप शिफ्ट करके गोल्ड में जाओगे। अब मार्केट धीरे धीरे बाद में रिकवर होना स्टार्ट होगा, तो रिकवर होने के टाइम पे आपको पैसा गोल्ड से शिफ्ट करना है धीरे धीरे इक्विटी में। और वो कहाँ शिफ्ट करोगे? सबसे पहले आप कोर में शिफ्ट करोगे, बिकॉज कोर में लार्ज कैप एसेट होती है ना, तो लार्ज कैप एसेट सबसे पहले मूव करना स्टार्ट करती है। उसके बाद स्मॉल कैप वगैरह, तो सबसे पहले कोर में पैसा लेके आना, कोर को बराबर करना है जितना पहले था 40% के आसपास। धीरे धीरे अब पैसा बच गया कहीं और, तो उस पैसे को आपको सैटेलाइट पोर्टफोलियो में लेके आना है। सैटेलाइट में स्मॉल कैप्स वगैरह में, बिकॉज स्मॉल कैप्स वगैरह ट्रैक्शन गेन करती हैं थोड़े टाइम के बाद में। जब मेन पोर्टफोलियो जो हमारा लार्ज कैप एसेट्स हैं, स्टेबल एसेट्स हैं, वो अपना ट्रैक्शन गेन कर चुकी होती हैं, अपने अपर वैल्यूशंस पे आ चुकी होती हैं, उसके बाद हमारे स्मॉल कैप्स वगैरह मूव होना स्टार्ट होते हैं। तो सैटेलाइट पोर्टफोलियो हमारे स्मॉल कैप्स वगैरह होते हैं और कोर पोर्टफोलियो हमारे लार्ज कैप्स वगैरह होते हैं। तो सबसे पहले हम मूव करेंगे कोर पोर्टफोलियो में, उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे सैटेलाइट पोर्टफोलियो में। तो इस तरह से होता है पैसे का मूवमेंट। ठीक है, अभी मूवमेंट की बात मैंने क्यों करी? इसी को बोलते हैं टैक्टिकल एलोकेशन ऑफ फंड। ठीक है, अगर आप ये नहीं करोगे तो आप उतना ही रिटर्न जनरेट करोगे, या तो जितना म्यूचुअल फंड ETF बनाते हैं या उससे भी कम जनरेट करोगे। और अगर इतना ही जनरेट करना है तो म्यूचुअल फंड या ETFs में पैसा डाल दो ना, सिंपली करना ही करना है। तो ये सब करने का मतलब एक ही है कि आपको 20% से ज़्यादा रिटर्न ओवर स्पान ऑफ 30-40 ईयर्स या 20 ईयर्स, जितना भी लंबे टाइम के लिए जनरेट करना है। मैं 20% का मतलब मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा, ओवर द पीरियड ऑफ 30-40 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, या 20 ईयर्स जो भी है, जितना भी आपका स्पान है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा हूँ। तो 20% अगर आप लॉन्ग टर्म में रिटर्न जनरेट करते हो ना, विच इज़ ह्यूज, बहुत अच्छा रिटर्न है। और इसको बढ़ाने के और भी तरीके हैं, आप इसको 20% उससे ज़्यादा बढ़ा सकते हो या फिर 20% के लेवल पर मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि 20% तो जनरेट करना ईजी नहीं है, तो वो मेंटेन करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक है लेवरेज। और भी बहुत सारे टफ तरीके हैं फ्यूचर वगैरह वो, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं। हम लोग लेवरेज को इस एनालिसिस में लेके आए। तो बेसिकली हमने इनिशियली बात करी कितने तरह के इन्वेस्टमेंट्स एनालिसिस होते हैं, या इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करने के कितने तरह के तरीके होते हैं। फर्स्ट था फंडामेंटल, सेकंड था टेक्निकल, उसके बाद था मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, उसके बाद था क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद ये एनालिसिस कर लिए, उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि को पैसा कैसे अरेंज करना है। पैसा कैसे अरेंज करना है मतलब कहाँ पे किस तरह के फंड में हमको पैसा लगा के रखना है या डालना है या अलोकेट कैसे करना है। मैंने यहाँ पे कहीं पे भी रियल एस्टेट की बात नहीं करी, बिकॉज रियल एस्टेट इज़ नॉट अ गुड एसेट कंसिडरिंग करंट मार्केट प्रॉस्पेक्ट्स। और ये अगर देखें तो आज की कंडीशन को देखते हुए, फ्यूचर को देखते हुए, रियल एस्टेट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपको रियल एस्टेट में ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, इन्वेस्ट ही करना है, तो रियल एस्टेट के स्टॉक खरीदो।
हालांकि रियल एस्टेट के स्टॉक और रियल एस्टेट में फ़र्क होता है, बट फिर भी अगर आपको समझ है रियल एस्टेट की तो आप रियल एस्टेट के स्टॉक्स में पैसा डाल सकते हैं। तो बेसिकली मैंने बात करी थी कोर की, सैटेलाइट की, और थर्ड हो गया आपका हाइट्स की, और फोर्थ हो गया कैश की। अब ये बातें कोई नहीं करता है यार, बहुत एडवांस बातें हैं ये। जब आप इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को बनाओगे ना तो आप ज़िंदगी में फेल नहीं होगे, बिकॉज आपका जो मेहनत है ना वो आपकी जो लगेगी ना वो कोर पोर्टफोलियो सैटेलाइट पोर्टफोलियो पर ज़्यादा लगेगी, और इसका पोर्शन है 30% या हो सकता है 50% तक जाए। तो आपका जो मेन फोकस होगा वो 30 से 50% पोर्शन पर होगा। बाकी का जो पोर्शन, बाकी जो पोर्टफोलियो है ना, ये तो ऑटो पायलट मोड पे है। आपको सिर्फ करना क्या है, मार्केट की कंडीशन देख के पैसा शिफ्ट करना है, कभी इससे उसमें करना है या इससे ऊपर डालना है। इसको करने के तरीके होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं मार्केट में, जिनके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। क्योंकि अगर मैं इतनी तरह की चीज़ें आज ही बताने लग गया तो ये मैटर हो जाएगा बहुत टफ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ये समझ भी नहीं आ रहा होगा शायद कि ये मैं बातें क्या कर रहा हूँ। कोर पोर्टफोलियो, सैटेलाइट पोर्टफोलियो, हेजिंग, कैश वगैरह, ये तो हमने कभी सुना नहीं। हमने तो सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस सुना है। हमने तो सुना है भाई कि इसका पी रेशियो देखो, इसका वो देखो, वो सब भाई वो पुरानी बात है। इतना सारा डेटा आप अगर देखोगे तो एक ही स्टॉक मुझे रह जाओगे और उसमें ही पैसा नहीं बनाओगे। तो पहले आपको बेसिक से ये कुछ चीज़ें हैं जो पहले समझनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो तरीका है ना, इसमें आपका जो दिमाग लगने वाला है वो सिर्फ 30 से 50% पोर्शन पे लगेगा, बाकी का तो ऑटो पायलट मोड पे है। वो आपको ऑटोमेटिक रिटर्न जनरेट करके देगा। तो आप सोचिए कि आपका 30 से आपका 30% या 40-50% पोर्शन पे दिमाग लग रहा है, तो आपका फोकस वहाँ पे है। आप वहाँ फोकस करोगे, जितना ज़्यादा अच्छे से फोकस करोगे, रिटर्न आप अच्छे से जनरेट कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पाओगे। और इसमें से भी है ना, जो आप ये पोर्शन जो है ना, इसमें भी आपको ज़्यादा स्टॉक्स में पैसा नहीं डालना। आपको जो 500-600 या 5-6 हज़ार कंपनियों का जो यूनिवर्स है ना, उनमें से भी 500 में इन्वेस्टमेंट होते हैं बेसिकली, जो ज़्यादा ट्रेडेबल स्टॉक्स होते हैं। तो उनमें से भी आपको सिर्फ 8 से 10 स्टॉक्स ही चाहिए होते हैं ये पोर्टफोलियो बनाने के लिए, सैटेलाइट पोर्टफोलियो। तो मेन आपका जो फोकस रहेगा ना वो सैटेलाइट पोर्टफोलियो पर रहेगा, इसमें पैसा कब डालना है और इससे पैसा कब निकालना है। और बाकी को तो छेड़ो ना छेड़ो, बात बराबर ही है। अगर छेड़ोगे तो बहुत ही अच्छा है, अगर आता है आपको तो मूव करना, शिफ्ट करना, अदरवाइज आपका फोकस सैटेलाइट पोर्टफोलियो पे ज़्यादा रहेगा। तो आप सोचिए आपके पोर्टफोलियो का जो पैसा है ना 70% या 60% पोर्शन जो है वो तो ऑटो पायलट मोड पे है, उसमें आपको दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आप जहाँ दिमाग लगाने वाले हैं वो सैटेलाइट पोर्शन ही है, इसमें आप दिमाग लगाएंगे। अब आपने तो आज तक यही पढ़ा होगा कि भाई एक स्टॉक का एनालिसिस करो और 8-10 स्टॉक्स ढूंढो, उनमें पैसा डाल दो। ये कभी कोर सैटेलाइट के बारे में सुना ही नहीं होगा। इसीलिए तो रिटर्न्स ऑलवेज कम आते हैं लोगों के, एक टाइम पे ज़्यादा हो सकते हैं और कभी हो सकता है वो गिर भी जाए। तो ठीक है, इसके बारे में हम बाद में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये ऐसा टेक्नोलॉजी है जो बहुत इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बड़े इन्वेस्टर जो हैं फॉलो करते हैं। और वो क्योंकि फॉलो करते हैं इस तरीके को, इसलिए रिटर्न जनरेट करते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा सिस्टम है ना, इससे ना आपके डिसीजंस जो होते हैं ना, आपको लगाना कहाँ है, करना क्या है, वो आपका डिसाइड हो जाता है। एक सिस्टम जनरेट हो जाता है, सिस्टम बन जाता है। और जब आप सिस्टम बनाते हो ना तो आपके ह्यूमन बायस जो होता है ना, वो उस सिस्टम में कहीं अप्लाई होने की गुंजाइश रहती नहीं। मतलब ह्यूमन बायस जहाँ जितना ज़्यादा अप्लाई होने की गुंजाइश होती है ना, वहाँ आप जरूर फेल हो गए, कन्फर्म है। तो अगर आप इफ़ यू मेक अ सिस्टम जो कि ऑटोमेटिकली वर्क करता है, थोड़ा बहुत ह्यूमन जजमेंट लगा के, बाकी आप टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके ये सारा हो जाता है। अगर आप एक सिस्टम की हेल्प लेके